दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम एक प्रॉफिटेबल स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर शामिल होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में आईटी के शेयर भी होने चाहिए, एफएमसीजी के शेयर भी होने चाहिए, बैंकिंग के भी शेयर होने चाहिए, ऑटो के भी शेयर होने चाहिए। मतलब स्टॉक मार्केट के जो लगभग 10-12 सेक्टर है, बड़े बड़े सेक्टर, उन सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के बेसिकली दो फायदे हैं दोस्तों। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने जो 10-12 सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेके रखे हैं, उसमें से ही कुछ सेक्टर रहेंगे जो अच्छा परफॉर्म करने वाले, बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर रहने चाहिए, ताकि उसमें से जो भी सेक्टर परफॉर्म करने वाले हैं उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाए। और जनरली क्या होता है कि मान लो कोई सेक्टर अगर स्टॉक मार्केट में आगे जाके डूबने वाला है, होता है, आप 10 सेक्टर अच्छे चुनोगे तो उसमें से एक दो सेक्टर ऐसे रहेंगे जो बैड परफॉर्म करेंगे, ख़राब परफॉर्म करेंगे। तो बाकी के जो सेक्टर रहेंगे, 7-8 सेक्टर अच्छे सेक्टर जो रहेंगे वो आपको बचा लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन। इससे रिस्क जो है वो आपका मिनिमाइज़ हो जाता है। मतलब 2-3 सेक्टर अगर उसमें से डूब भी गए तो बाकी के जो सेक्टर रहेंगे वो आपको बचा लेंगे। तो इस तरीके से जो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट आपको दिखाता रहता है हमेशा। और इसके बाद में होता क्या है कि हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी आईटी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करता है। तो हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल घूमते रहती है। ऐसा बहुत कम बार होता है कि सारे सेक्टर एक साथ में चल रहे हैं। अमूमन ऐसा ही देखा जाता है कि पहले एक सेक्टर चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। तो सेक्टर बाय सेक्टर चलते रहते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर हर सेक्टर के शेयर रहेंगे तो सारे सेक्टर का बेनिफिट, कोई भी सेक्टर चल रहा होगा तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और दोस्तों आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्क्रिप्ट ही रखने चाहिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है 10 से 15 ही कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में मान लो 100 कंपनी के शेयर है या 200 कंपनी के शेयर है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ऐसा ही देखा गया है कि जिनके पोर्टफोलियो में जितने कम नंबर ऑफ शेयर रहते हैं, मतलब कम नंबर ऑफ कंपनियों के शेयर रहते हैं, वही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि दोस्तों शेयर आपको सिर्फ पोर्टफोलियो में लेकर रखना नहीं है, उसे मैनेज भी करना है, उसके बारे में अपडेट भी रहना है। तो एक पर्टिकुलर बंदा कितने कंपनियों के बारे में अपडेट रह सकता है? तो 10 से 15 इतनी कंपनी काफ़ी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 कंपनी ही रहेंगी तो आराम से आप सारे कंपनी के बारे में अपडेट रह सकते हो। कौन से कंपनी में क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, किस तरीके से उन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का आप अपडेट रख सकते हो। बट नंबर ऑफ कंपनी कम रहेंगी तब, है ना, 10-15 रहेंगी तो आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो शेयर आज लेके रखा है, अच्छी कंपनी डेफिनेटली आज आपने देखी ऑन बुक, सारी रिकॉर्ड देखा और आपने वो कंपनी का शेयर लेके रखा। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो कंपनी अच्छी ही रहने वाली है। उसके फंडामेंटल आगे जाके ख़राब हो सकते हैं। और उसके फंडामेंटल अगर आगे जाके ख़राब हो रहे हैं तो वो आपको टाइमली पता चलना चाहिए। और वो टाइमली आपको तभी पता चल सकता है जब कम कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहोगे तो वो आपको उस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन से कंपनी के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं शेयर, कौन से कंपनी के ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो आगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 स्टॉक अगर आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में तो ये बहुत अच्छी बात है। बट 15 भी आप रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, बट 25 से ऊपर में जाने दीजिए। 25 आप मैक्सिमम मान के चलिए। 25 के ऊपर आपके पोर्टफोलियो में शेयर नहीं होने चाहिए, वरना उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है आपको देखना है, उसमें से कौन से शेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से शेयर खराब परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उसको तो रहने दो, उससे तो आपको छेड़ना नहीं है। बट जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्यों खराब परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की आप कोशिश करो। और रीज़न अगर बिल्कुल मैनेजमेंट को लेकर है तो फिर आप सोच सकते हो कि उस कंपनी से एग्जिट लेने के बारे में भी सोच सकते हो। अगर मैनेजमेंट को लेकर है तो मतलब मैनेजमेंट अगर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रहा है, स्कैम कर रहा है, फ्रॉड घोटाला कुछ इस तरीके की न्यूज़ हो रही है, तो आप तुरंत वहाँ से निकल कर दूसरा शेयर ले सकते हो। या फिर एक और चीज़ आप अपना सकते हो। मान लो कोई शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में 2 साल से लेके रखा हुआ है, 2 साल से आपके पोर्टफोलियो में, बट तब भी वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो आराम से आप उस शेयर से एग्जिट ले लो और दूसरा कंपनी का शेयर ले लो। क्योंकि अब 2 साल हो गए तब भी वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कंपनी में गड़बड़ होंगी या उस सेक्टर में गड़बड़ होंगी।
अब उस अंदर में जाके देखने के जगह से यही है कि हम दूसरा शेयर ले लें। आप अंदर जाओगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, वो शेयर क्यों नहीं चल रहा है ना, उसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा। अगर आप सिंपली करना चाहते हो तो 2 साल हो गए, फिर भी अगर मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा तो वहाँ से एग्जिट ले लो, कितनी भी अच्छी कंपनी वो रहने दो, वहाँ से एग्जिट ले लो, दूसरी कंपनी का शेयर लो, क्योंकि 2 साल का पीरियड काफ़ी अच्छा खासा पीरियड होता है। उसमें आपको मिनिमम 7-8%, 10% का तो रिटर्न दिखना चाहिए। अगर उतना भी नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट लेके दूसरी कंपनी ले लो। उसके बाद में दोस्तों शेयर हमें कब बेचना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। लोग शेयर तो खरीद लेते हैं बट उन्हें एग्जिट कब लेना है ये पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों जब आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म का आपका जो पोर्टफोलियो है, उस समय शेयर बेचने के सिर्फ 2 ही रीज़न होने चाहिए, सिर्फ 2 ही कारण की वजह से आपको शेयर बेचना चाहिए। पहला कारण तो यह है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो। अब पैसे की ज़रूरत मतलब आपको जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो तो एक उद्देश्य से डालिए, एक गोल बना के डालिए, एक फाइनेंशियल गोल आपका होना चाहिए। अगर वो गोल का टाइम आ गया, मान लो आप ये पोर्टफोलियो जो बना रहे हो मतलब आगे जाके आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो, बच्चों की शादी के लिए बना रहे हो, तो उसका अगर गोल का अगर टाइम आ गया तो आप वो शेयर बेच के वहाँ से पैसा ले सकते हो, क्योंकि जिस उद्देश्य से, जिस गोल के लिए आपने पैसा डाला था वो गोल का टाइम आ गया। तो पहला तो रीज़न ये होना चाहिए, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब आप शेयर वहाँ से बेचो। और दूसरा रीज़न ये होना चाहिए, अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इन्वेस्टर के साथ में अगर चीटिंग कर रहा है तो तुरंत आपको उस शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए। अब इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि कंपनी में अगर मान लो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, स्कैम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ठीक है, फ्रॉड हो रहा है, कुछ इंटरनल इस तरीके से गड़बड़ी कंपनी के अंदर में चल रही है, तो हम इसको बोलेंगे इन्वेस्टर के साथ में कंपनी चीटिंग कर रही है। और कंपनी अगर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है तो तुरंत हमें वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियों का आगे जाके बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, तो हम टाइमली एग्जिट ले लेंगे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि आगे जाके और हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वहाँ से एग्जिट लेके दूसरी कंपनी के शेयर हमें ले लेना चाहिए। तो ये 2 बड़े रीज़न होने चाहिए शेयर बेचने के। उसके बाद में दोस्तों अगर आप स्टॉक रिसर्च कर सकते हो, मतलब आप फंडामेंटल स्टडी करके स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, इसमें अगर आपकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज है, थोड़ा बहुत अगर आपको ये जमता है, आता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होगा दोस्तों, लार्ज कैप वाली कंपनी में जो आपको रिटर्न मिलेगा उससे कई ज़्यादा रिटर्न आपको मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनी देने वाली है। लॉन्ग टर्म में ये होने वाला है, बट इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि आप मिड कैप का अच्छा शेयर फाइंड आउट कर लो, स्मॉल कैप का अच्छा शेयर फाइंड आउट कर लो जो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। तो ये एक्सपर्टाइज हर किसी के पास नहीं होती। अगर आपके पास में है, आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप ये सब चीज़ें जानते हो, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और आपको इसका काफ़ी मतलब अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, आपने सब चीज़ें की भी है, तो फिर आप ये करो, मिड कैप और स्मॉल कैप वाले भी शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। बट अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है, फंडामेंटल एनालिसिस आप नहीं कर सकते हो ठीक से, आपकी इसमें एक्सपर्टाइज नहीं है या आपको टाइम नहीं है आपके पास में ये सब चीज़ें करने के लिए, तो फिर मैं बोलूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों का ही आप पोर्टफोलियो बनाइए। मतलब स्टॉक मार्केट की जो टॉप 100 कंपनी है, वो टॉप 100 कंपनी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनी जो होती है उन्हें लार्ज कैप बोला जाता है आज के तारीख में। तो टॉप 100 कंपनी जो है स्टॉक मार्केट की, उन्हीं में से अपना पोर्टफोलियो बनाइए अगर आपके पास में एक्सपर्टाइज नहीं है तो, क्योंकि लार्ज कैप में वो रिस्क आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत रिटर्न आपको कम मिल सकता है, बट एक स्टडी स्मॉल एंड स्टडी रिटर्न मतलब ठीक ठाक रिटर्न ही मिलेगा। अभी तक हिस्ट्री में जो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है वो 17% का एवरेज रिटर्न दिया है, तो ये अच्छा खासा रिटर्न है। और ये जो रिटर्न है 17% का एवरेज रिटर्न, ये बड़ी कंपनियों का रिटर्न है, लार्ज कैप कंपनियों का रिटर्न है, क्योंकि मैं सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रहा हूँ। जब हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो बड़ी कंपनी की बात होती है। तो बड़ी कंपनी ने 17-18% का रिटर्न दिया अभी तक की हिस्ट्री में, तो ये अच्छा खासा रिटर्न है और आगे भी 14-15% के रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप एक्सपर्ट हो स्टॉक पिकिंग में तो मिड एंड स्मॉल कैप वाले शेयर शामिल करो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो या आपके पास टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो फिर लार्ज कैप को लेकर ही आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। और दोस्तों मिड एंड स्मॉल कैप के लिए आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। मान लो आपने लार्ज कैप वाली कंपनियों का अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बना लिया और मिड एंड स्मॉल कैप में आप म्यूचुअल फंड बाय कर लो। मिड एंड स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड आप ले लो, वहाँ पे SIP के जरिए पैसा डाल सकते हो या लमसम भी पैसा डाल सकते हो। वहाँ पे जो फंड मैनेजर रहेंगे जो कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके बिहाफ में शेयर सिलेक्शन करके आपको रिटर्न बना कर दे देंगे लॉन्ग टर्म में। तो उनको करने दो मेहनत, फंड मैनेजर को शेयर सिलेक्शन करने दो, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है, उनको बहुत सारी चीज़ें आती है। बदले में थोड़ी बहुत वो आपसे फीस लेते हैं, एक्सपेंस रेशो उनका होता है, तो फीस देना उन्हें बिल्कुल भी मतलब बेकार नहीं जाता है, वो वसूल हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारा वहाँ पे टाइम बच रहा है और हमें वो चीज़ नहीं आती है, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है।
तो हमेशा यही होना चाहिए कि दोस्तों क्या हर चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हर स्किल हमारे पास नहीं हो सकती, तो स्किल को हमें कभी कभी हायर करना चाहिए। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्किल को हायर कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर बंदे के पास में वो स्किल है कि वो अच्छा शेयर सिलेक्ट करे, तो उसकी स्किल को हम हायर कर रहे हैं, बदले में थोड़ी फीस तो हमें उसे देनी पड़ेगी। तो सिंपल यही ज़्यादा आइडियल रहेगा कि हम लार्ज कैप को लेकर अपना पोर्टफोलियो बना लें और मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के जरिए हम इन्वेस्ट करें। उसके बाद में दोस्तों हमें पेनी स्टॉक नहीं लेना चाहिए। पेनी स्टॉक मतलब वो वाले स्टॉक जिनके भाव जो है कौड़ियों में होते हैं, 2 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर, ऐसे जो शेयर होते हैं उनको पेनी स्टॉक जनरली बोला जाता है। तो ऐसे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए, इनके बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मान लो 100 शेयर है तो 100 में से कोई एक आधा शेयर रहेगा जो बढ़ जाएगा, तो अननेसेसरी हमारा वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, पूरी की पूरी कैपिटल हमारी डूबती है, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं उनके जीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे भले ही हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि 2 रुपये का ही शेयर है तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत दिखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में, हज़ारों की संख्या में शेयर दिखेंगे, बट पूरी की पूरी कैपिटल हमारी डूबेगी। 2 रुपये का शेयर जीरो हो गया दैट मीन्स क्या है, पूरी की पूरी कैपिटल हमारी डूबेगी। तो बेहतर यही है कि थोड़े जो महंगे शेयर है वो आप लीजिए। कम देखिए, शेयर खरीदते वक्त शेयर का भाव मत देखिए, शेयर की वैल्यू देखिए, कंपनी की वैल्यू देखिए। शेयर का भाव तो कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है शेयर का भाव, शेयर का भाव 50 रुपये भी हो सकता है और शेयर का भाव 10,000 रुपये भी हो सकता है। शेयर का भाव आप मत देखिए, कंपनी की वैल्यू ही देखिए, उस वैल्यू के हिसाब से करिए। क्योंकि शेयर जो बढ़ता है दोस्तों परसेंटेज वाइज बढ़ता है। 100 रुपये का शेयर 1% कितना होगा, 1 रुपये होगा। 1000 रुपये का शेयर 1% 10 रुपये होगा, तो उस हिसाब से ही वो मूवमेंट देता है। तो कभी भी जो छोटे टिकट वाले है, आप एक तो मान के चलिए कि 20 रुपये के नीचे वाले जितने भी शेयर है वो आप खरीदोगे नहीं, उसे देखोगे भी नहीं, उसे छोड़ दीजिए। 20 रुपये के ऊपर वाले जो उन्हीं पर अपनी स्टडी करो और उसी में से कोई शेयर आप सिलेक्ट करो और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। उसके बाद में दोस्तों जो हाई डेट वाली कंपनी है उस तरीके की कंपनी लेने से भी आपको बचना चाहिए। मतलब ऐसी कंपनी जिस पे बहुत ज़्यादा कर्जा है वो वाली कंपनी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ऐसी कंपनी जो होती है दोस्तों वो डूब जाती है, ठीक है, उनका फ्यूचर बहुत ही ख़राब हो सकता है आगे जाके। तो उस तरीके की कंपनी से आपको बचना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डेट जरूर चलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है उन्हें अपना बिजनेस को रन करने के लिए डेट लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। थोड़ा बहुत डेट तो चलेगा, बट एक लिमिट से ज़्यादा कर्जा, मतलब कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उसके आसपास कंपनी का कर्जा पहुंच गया, उससे ज़्यादा कंपनी का कर्जा हो गया, तो फिर ये मतलब क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उस तरीके की कंपनी हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की लेवल पर ये कंपनी होती है, कभी भी डूब सकती है। क्योंकि कंपनी अगर कर्जा नहीं चुका पाएंगी दैट मीन्स कंपनी डूबी। तो उस तरीके की कंपनी से हमें बचना चाहिए। कई कंपनियाँ स्टॉक मार्केट में ऐसी है जो जीरो डेट कंपनी है, डेट ही नहीं है, तो ऐसी कंपनी आप ले सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत डेट चलता है। दोस्तों कंपनी सिलेक्ट करते वक्त आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, कंपनी के सेल्स के नंबर को देखो और कंपनी का जो डिविडेंड होता है उसको देखो। मतलब आप देखो कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट बना रही है ईयर बाय ईयर, कंपनी का सेल्स किस तरीके से ईयर बाय ईयर, कंपनी डिविडेंड हर साल दे रही है या नहीं दे रही है। और अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट को समझ सकते हो तो उसको भी आप समझने की कोशिश करो। हालांकि मैनेजमेंट को समझना इतना आसान नहीं है, बट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और ये आप कर सकते हो तो आप करने की कोशिश करिए। तो बट प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स का नंबर और डिविडेंड ये हमें जरूर देखना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें देखकर शेयर खरीदना चाहिए। और ये चीज़ें आप जब देख रहे हो तो 1-2 साल का मत देखिए, पिछले 5-6 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि 1-2 साल में पिक्चर हमें साफ दिखाई नहीं देगा, बट पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखोगे तो आपको पिक्चर साफ दिखाई देगा। पिछले 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी को देखो तो ऑन एन एवरेज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई आपको दिखनी चाहिए, सेल्स के जो नंबर है वो बढ़ते हुए दिखने चाहिए, डिविडेंड कंपनी का रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए। हालांकि कुछ कंपनी होती है जो डिविडेंड नहीं देती है, तो जो नहीं दे रही है वो अच्छी भी कंपनी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, वो अलग मैटर है। बट हमें जनरली वही वाली कंपनी लेनी चाहिए जो कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने का मतलब ये होता है कि कंपनी कैश में प्रॉफिट बना रही है, तो वही वाली कंपनी आप लोग जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी जनरली अच्छी हम उसे बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें स्टॉक मार्केट क्रैश में जरूर पैसा लगाना चाहिए। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, 5% गिर गया, 10% गिर गया, 15%, 20% गिर गया, तो उस टाइम पे हमारा पैसा जरूर स्टॉक मार्केट में लगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी तक की हिस्ट्री गवाह है, जब जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है हर बार स्टॉक मार्केट वहाँ से रिकवर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाता है। तो अभी तक हिस्ट्री में हुआ है, हर बार स्टॉक मार्केट जब जब गिरा है हर बार उठा है, और आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्रैश ये आते रहते हैं, आएंगे। आपको ये सब चीज़ें देखने की आदत डाल के रखिए, या आपने अगर अभी तक नहीं देखा है स्टॉक मार्केट क्रैश तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि कभी ना कभी स्टॉक मार्केट क्रैश आएगा। बट हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट जब क्रैश करेगा तो मैं एक्स्ट्रा पैसा अपना लगाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद में वो स्टॉक मार्केट वहाँ से रिकवर भी होगा और लाइफ टाइम हाई भी बनाएगा। तो जो पैसा आपका स्टॉक मार्केट क्रैश में लगेगा उसी पैसे पर सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है।
तो वो उस टाइम पे हमारा पैसा जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश कब करेगा ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश कब होने वाला है ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा लगाने के लिए पहले से ही हमें प्रोविज़न करके रखना चाहिए। तो आप पहले से ही अपने बैंक अकाउंट में एक फ़ंड बना कर रखिए, उसमें आप पैसा डाल के रखिए, ये पैसा मेरा स्टॉक मार्केट क्रैश में ही जाएगा। स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा लगाने के लिए अलग से आप बैंक में पहले से ही पैसा जमा करके रखिए। जिस दिन स्टॉक मार्केट 10% गिरेगा उस दिन मैं ये पैसा डालूंगा स्टॉक मार्केट में, तो और वो पैसा आपका उस दिन जाना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता ही नहीं है लगाने के लिए, लोग फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं। तो वो सिचुएशन आपके साथ में आ सकती है। बट अगर आप पहले से ही फंड अरेंज करके रखोगे अपने बैंक अकाउंट में तो फिर आप स्टॉक मार्केट क्रैश में भी पैसा लगा पाओगे। और दोस्तों मार्केट क्रैश में हमें कभी भी अपना पोर्टफोलियो सेल नहीं करना चाहिए। हाँ, डर जरूर लगता है बट डर के आगे जीत है। तो हमें अपना पोर्टफोलियो बचा कर रखना चाहिए। मार्केट क्रैश मतलब हवा तूफान आ रहा है तो हमें मजबूती के साथ वहाँ पे खड़ा रहना है। ये हवा तूफान कुछ देर का है, चला जाएगा, वापस से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसी पे हमें विश्वास रखना है और अपना पैसा वहाँ पे लगा के रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे, डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है लॉन्ग टर्म में, विजय केडिया जी, रामदेव अग्रवाल जी, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इनको फॉलो करिए, ठीक है। इनको आप रीड करिए इन्होंने क्या किए, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ बनाई है तो इनके अगर हम 10% 20% भी बना लें, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ 10% 20% भी, बट बहुत हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।